हाँ, नमस्ते मित्रों। कल की क्लास में देखा था कि जो 22 भाषाओं का विवरण था, 22 भाषाओं का एक बार दोहरान करते हैं। उत्तर के अंदर उर्दू, हिंदी और संस्कृत, 3 भाषाएं। इधर हमने उत्तर और पश्चिम में देखा था कि उधर कश्मीरी, इधर पंजाबी और इधर गुजराती, 3 और 3 6। नीचे दक्षिण साइड में हमने देखा था जो 5 भाषाओं का विवरण था। महाराष्ट्र में मराठी और कर्नाटक में कन्नड़, और मैं देखा था केरल के अंदर मलयालम, इधर तमिलनाडु में जो तमिल और तेलंगाना में तेलुगु, यानी इधर 6 5 11। और इधर असम के अंदर असम में असमिया और बंगाली, और इधर अपनी उड़ीसा के अंदर उड़िया। इस प्रकार से हमने 11 और 3 14 भाषाओं का विवरण देखा था। 14 भाषाएं वो हो गई, और 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप के अंदर मिलाया गया। और बाद में 11वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके अंदर 3 भाषाओं को मिलाया था, जिसको हमने ट्रिक दी थी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसी प्रकार से 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से 4 भाषाओं को मान्यता दी गई, जिसके अंदर एक थी डोगरी, दूसरी थी बोडो, और तीसरी थी मैथिली, और चौथी थी संथाली। इस प्रकार से 22 भाषाओं का हमने विवरण देखा था। अब लीजिए, आज हम शुरू से जो हिंदी की जो जड़ है उससे शुरुआत करते हैं। लीजिए, तो शुरू करते हैं क्लास अपनी। लीजिए, व्याकरण नाम आता है व्याकरण। अगर व्याकरण का हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा वी और आ, वी उपसर्ग और आ उपसर्ग लग करके यह करण जो मूल शब्द बना है, और इसका अर्थ होता है विशेष आदि से अंत तक आकलन करना। आदि से अंत तक, देखिए ये जो 2 शब्द है, एक तो होता है आदि और एक होता है आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है आदत। इसी प्रकार से विशेष जिसमें आकलन किया जाता है वो होता है व्याकरण। लीजिए, अब हमारे सामने हिंदी में व्याकरण लेखन का प्रयास सर्वप्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किशोरीदास वाजपेयी ने, जिनके ग्रंथ का नाम था हिंदी शब्दानुशासन। ये सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि सर्वप्रथम जो व्याकरण का जो प्रयास किया था किशोरीदास, और जिनके ग्रंथ का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। किशोरीदास के जो व्याकरण से संबंधित ग्रंथ का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, हिंदी शब्दानुशासन किसका ग्रंथ है, या ऐसे भी बन सकता है किशोरीदास वाजपेयी ने अपने ग्रंथ, कौन से ग्रंथ के माध्यम से व्याकरण की शुरुआत की थी। और दूसरे आते हैं कामता प्रसाद। कामता प्रसाद के जो ग्रंथ का नाम है वो हिंदी व्याकरण। एक तो आ गया हिंदी शब्दानुशासन, और एक आ गया कामता प्रसाद का है हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ में इनका, यानी कि इसकी व्याकरण की शुरुआत की थी किशोरीदास ने और कामता प्रसाद ने। अब लीजिए, हम इसके बारे में देखते हैं ध्वनि और वर्ण। जो भाषा की शुरुआत होती है, सबसे जो छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है वह जो वर्ण है, जो भाषा का बीज है। लीजिए, भाषा एक निश्चित वाचक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्ति समूह है एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा है। और भाषा को जो मूल है, भाषा की जो ध्वनि है, शब्दों की आधारशिला ही ध्वनि है। जो शब्द है उनकी आधारशिला होती है ध्वनि, यानी जो मुंह से निकलने वाला जो शब्द है, जो मुंह से निकलने वाला जो रूप है वह है ध्वनि। यह शब्दों की आधारशिला कहलाती है। इसी प्रकार से हिंदी की उच्चरित ध्वनियों को लेकर के बताना होता है। ध्वनियों को व्यक्त करने वाली लिपि चिन्ह, जो ध्वनियों को व्यक्त करती है वह लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है। और वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिए लिखित रूप होते हैं। इन्हें हम दूसरा नाम, इन्हीं का दूसरा नाम है अक्षर, यानी नहीं अक्षर जिसके और टुकड़े न हो। लीजिए, अब आ जाता है अपने लिपि। सार्थक ध्वनियों को अंकित करने हेतु प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित किया जाता है।
वह वर्ण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? उनको ही हम लिपि कहते हैं। लिपि, यह लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए जो चिन्ह है उन्हें हम लिपि कहते हैं। या आगे लिपि, हम तीन चीजों के बारे में देख लिए, ध्वनि, वर्ण और लिपि। ध्वनि, वर्ण और लिपि। और इसके अंदर प्रश्न एक और क्या बन गया? जो व्याकरण लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? किशोरीदास वाजपेयी ने। और जिनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी शब्दानुशासन है। और दूसरे नंबर में कौन थे? कामता प्रसाद। कामता प्रसाद जी का जो ग्रंथ है उनका नाम है हिंदी व्याकरण। इस प्रकार से ध्वनि, वर्ण और लिपि। और जिस प्रकार से लिपि, जो हमारी हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी, पंजाबी की है जैसे गुरुमुखी, अंग्रेजी की है रोमन, फारसी की है वो है उर्दू, और बंगला की बंगलाई है, संस्कृत, मराठी और नेपाली इनकी नागरी लिपि है। लीजिए, इस प्रकार से अब हम शुरुआत करते हैं जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई, जो भाषा का जिसको हम बीज तत्व कहते हैं, जहां से भाषा की शुरुआत होती है। लीजिए, तो हम देख रहे थे जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसका नाम है वर्ण। लीजिए, वर्ण रूपी इस वृक्ष में से ये दो डालियां निकली, जिसमें एक का नाम है स्वर और दूसरी का नाम है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इसी प्रकार से यह है स्वर। अब स्वर उच्चारण की अवधि के आधार पर, इधर देखिए यह है स्वर। तो स्वर के जैसे हम भेद देखते हैं, स्वर के भेद है, नंबर 1 में आ गया रीस्व स्वर, नंबर दूसरे में आ गया दीर्घ स्वर, और नंबर तीसरे में जिसका नाम बोलते हैं प्लुत। रीस्व जिसको बोलने में समय कम लगे, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर दिन। और जो दीर्घ है इसके अंदर अगर इसी को लिखेंगे दीन, यानी रीस्व से दुगुना समय लगे, वो हो गया दीर्घ। इसी प्रकार से जो प्लुत है, प्लुत के अंदर तिगुना समय लगता है। तिगुना समय किसे? जिस प्रकार से एक तो ये ओम का उच्चारण करते हैं, हाँ ओम, इस प्रकार से इसे ये तिगुना समय लगता है। लीजिए, स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 में आ गया उच्चारण की अवधि के आधार पर। तो उच्चारण की अवधि के आधार पर जो रीस्व स्वर है वो है ए, ई, उ, री। लीजिए, ये मूल शब्द हैं जिनको बोलते हैं, जो ये रीस्व स्वर है ए, ई, और री, ये 4 हो गए। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ये 3 स्वर मानते हैं। इसी प्रकार से ये संयुक्त मिले हुए। अब संयुक्त कैसे हैं? देखो, ए और ई मिलकर के ये हो गया ए और ए मिलकर के ये हो गया आई, ये ए और उ मिलकर के ये हो गया ओ, यानी गुण संधि का। ए और ओ मिलकर के ये हो गया औ, यानी ये वृद्धि संधि के अंदर जिस प्रकार से होता है। लीजिए, इसी प्रकार से जो प्लुत है, प्लुत में समय तिगुना लगता है। जहां पर तिगुना समय लगे उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर में जैसे किसी को कहते हैं ये है वाह, यानी जिसमें जो तिगुना समय लग रहा है वो हो गया प्लुत। इस प्रकार से उच्चारण की अवधि के आधार पर हम इनको 4 भागों में बांटते हैं। ये ज्यादातर प्लुत जो संस्कृत में काम में लिया जाता है। रीस्व, दीर्घ, रीस्व और दीर्घ। रीस्व है जिसमें समय कम लगे, दीर्घ है जिसमें समय दुगुना लगे, और जो प्लुत है वह है जिसमें समय तिगुना लगे। और संयुक्त है, जैसे संयुक्त ये शब्द बना है सम, धन, युक्त, अर्थात समान रूप से इसमें युक्त हो, यानी दूसरा विद्यमान हो, वह हो गया संयुक्त। तो हम देख रहे थे उच्चारण की अवधि के आधार पर। उच्चारण की अवधि के आधार पर हमने देखा। नंबर दूसरे में आता है उत्पत्ति के आधार पर, जो स्वर है। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, जो मूल स्वर है, मूल स्वर वो होते हैं जिनमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मिलकर के उसमें परिवर्तन करते हैं, ये मिलकर के इसमें परिवर्तन करते हैं, इसलिए यह मूल स्वर है। इसी प्रकार से संधि स्वर, संधि का मतलब जो मिलकर के बने हैं,
ए प्लस ए मिलकर के बन गया आ, ई प्लस ई मिलकर के बन गया ई, ऊ प्लस ऊ मिलकर के बन गया ऊ। इसलिए इनको बोलते हैं संधि स्वर। मूल स्वर हो गए ए, ई, ऊ और री, ये चार होते हैं। और जो संधि स्वर है, संधि जिसमें समधन धी यानी जिसमें ये दूसरा मिलकर के उसमें परिवर्तन किया है, ये हो गया संयुक्त, दो भिन्न स्वरों के योग से बनने वाले। यानी इनमें जो स्वर है वो भिन्न है। जैसे ए प्लस ई मिलकर के ए का निर्माण हुआ, ए प्लस ए मिलकर के आई का निर्माण हुआ, ए प्लस ऊ मिलकर के ओ, इसलिए इनको बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर हो गए। यानी उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है इनके तीन रूप है, मूल स्वर, संधि स्वर और हो गए संयुक्त स्वर। इसी प्रकार से जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अब हम बोलते समय जिह्वा का देखो कैसे प्रभाव पड़ता है, और ये अवश्य हर एग्जाम में देखा जाता है। अग्र कौन से है, मध्य कौन से है, पश्च कौन से है, तो जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाने वाले जो स्वर है वो है ई, ए, आई और री। एक बार दोबारा आप मेरे साथ में पुनरावृत्ति करो, ई, ए, आई और री। ये है जो जिह्वा के अग्र भाग से इनका उच्चारण होता है। लीजिए मध्य से केवल और केवल एक है, वो है ए, यानी ए का जो उच्चारण होता है वो मध्य से होता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। लीजिए याद ही हो गया हमारे। अग्र में कौन कौन, ई, ए, आई और री। ई यानी जीभ से अग्र भाग से बोला जा रहा है, ई, ए, आई और री, ये अग्र हो गए। और मध्य में कौन सा, केवल एक ए का उच्चारण हो रहा है, वो मध्य से हो रहा है। किसी भी चीज को अगर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो वह अवश्य हमारे को अपने आंसर तक पहुंचा देती है। तो ई, ए, आई और री याद हो गया। लीजिए जो मध्य स्वर है, मध्य स्वर ए, मध्य ए का जो ध्वनि निकल रही है वो मध्य से निकल रही है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, मध्य स्वर। इसी प्रकार से पश्च स्वर, पश्च, अब देखो पश्च से आ की जो ध्वनि निकल रही है वो पश्च पीछे से आ रही है, ऊ, ओ, और ये ओ, ये विदेशी भाषा वाला भी काम में लेते हैं। ओ, आ, उ, अगर देखा जाए, देखो ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए। जो स्वर है ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, री, ओ, औ। अब इनको हम कहां जो डिक्लेयर करते हैं, कौन सी जगह से ये उच्चरित होते हैं, बस ध्यान ये रखना है। ये आते हैं सभी को, स्वर आते हैं तो स्वरों को उनको अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र में ई, ए, आई और री, और मध्य के अंदर हो गया एक केवल और केवल ए, और बाकी का जो भी कुटुंब बच गया वो किस में आ गया, पश्च में आ गया। मैं आशा करता हूं कि जरूर ये याद हुआ होगा। लीजिए इसी के साथ में हम देखते हैं ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को बांटा गया है दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से, देखो एक तो वृत्तमुखी, ऐसा स्वर जिसके बोलने से एकदम मुंह वृत्त की तरह हो जाए, वृत्त की तरह गोला आकृति में हो जाए, जैसे ऊ। हाँ, कभी कभी वो कुत्तों को मूड में होते हैं तब देखा होगा, ऊपर मुंह करके करते हैं ऊ, यानी ये हो गया वृत्तमुखी। वृत्तमुखी के अंदर आ गए ऊ, ओ, और ओ। ये जो अंग्रेजी वाला ओ होता है ना, हाँ, जो ओकारांत काम में लेते हैं ना, हाँ, ये वो हो गया वृत्तमुखी में। तो वृत्तमुखी में कौन कौन से आ गए, ओ, औ और ओ, ऊ, ओ, और ओ। यानी होठ अपने आप बता रहे हैं कि होठ हो गए वृत्त आकृति के, हो गए वृत्त आकृति के। लो जी, हमारे याद ही हो गया वृत्तमुखी। वृत्तमुखी जिससे बोलने से होठ वृत्त की तरह हो गए, वृत्तमुखी ओ, और ओ। और बाकी का बच गया वो किसमें आ गया, अवृत्तमुखी, जिसमें वृत्तमुखी नहीं होते हैं। जैसे बाकी का कौन कौन बच गए, ये कुटुंब आ गया हमारे पास में। इनमें जो नहीं आए वो सारे के सारे अवृत्तमुखी, याद हो गए। लीजिए, हाँ, वृत्तमुखी में वृत्त और अवृत्तमुखी में जो वृत्त के समान नहीं होते हैं। वृत्तमुखी के अंदर ओ, और ओ हो गए, और अवृत्तमुखी में बाकी का जो कुटुंब बच गया वो हो गया। मुझे आशा है कि जरूर याद हुआ होगा।
लीजिए एक बार इसको रिपीट करते हैं दोबारा। लीजिए उच्चारण की अवधि के आधार पर हमने देखा था ऋस्व, दीर्घ और प्लुत देखा था। ऋस्व में कम समय लगे, दीर्घ में उससे दुगुना लगे, प्लुत में त्रिगुना समय लगे। हो गया। नंबर 2 में हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा जो मूल स्वर है, मूल केवल 4 है, ए, ई, उ और री। जिसी प्रकार से संधि, संधि स्वर, संधि जिसके अंदर सम धन धी जो दूसरा मिलकर के उसको दीर्घ करता है, जैसे ए प्लस ए मिलकर के इस प्रकार से। इसी प्रकार से संयुक्त सम धन युक्त जिसके अंदर समान रूप से वो युक्त है, जैसे ए धन ई मिलकर के ए बना दिया, ए धन उ मिलकर के ओ बना दिया, ए धन री मिलकर के अरे बना दिया, ए धन उ मिलकर के ओ बना दिया, ए धन ए मिलकर के आई बना देता। उसी प्रकार से ये इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। तीसरे नंबर पर आ गया जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब जीवा किस प्रकार से क्रिया करती है? जीवा यहाँ पर 3 प्रकार से। एक तो अग्र, अग्र कौन सा हो गया जैसे देखा था ई, ए, आई और री। इसी प्रकार से एक हो गया मध्य, तो मध्य में केवल और केवल एक है, कौन? ए स्वर जो है वह मध्य से बोला जाता है। इसी प्रकार से पश्च स्वर, बाकी का जो कुटुंब बचा वो कौन कौन आ गए? आ बच गया, उ बच गया, ओ बच गया, औ बच गया और ओ बच गया। और लास्ट में हमने देखा था ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। अब होठ गोल कौन से में होते हैं और कौन से में नहीं होते हैं? जिसमें गोल होते हैं होठ वो हो गए वृत्तमुखी, और जिसमें गोल नहीं होते हैं वो हो गया अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में तो ओ और एक ओकारांत, ये हो गया अंग्रेजी वाला। इसी प्रकार से अवृत्तमुखी, बाकी का जो कुटुंब बच गया वो इसमें अवृत्तमुखी में आ गया। मुझे आशा है जरूर समझ में आया होगा। देखते हैं अगला बात। तो हमने देखा कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर देखे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर देखे, जीवा की क्रियाशीलता के ऊपर आधारित स्वर देखे, ओठों के आधार पर स्वर देखे। अब मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर देखो स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 में आता है समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर वो होते हैं मुख जिनको बोलने में कम खुले, समवृत्त स्वर कहलाते हैं। जिनके बोलने में मुख कम खुलता है वो स्वर है ई और उ। ई उ इनको समवृत्त स्वर कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ भी है निम्नांकित में से समवृत्त स्वर कौन से हैं? तो जहां जिनके बोलने में मुख है जो कम खुलता है वहां ये समवृत्त स्वर होते हैं। नंबर 2 में ये मुखाकृति के आधार पर है, जैसे ओठों के आधार पर देखा था, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर देखा था, उत्पत्ति के आधार पर देखा था, उच्चारण के आधार पर हमने देखा था। उसी प्रकार से ये मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो समवृत्त में कौन कौन आ गए? ई और उ, यानी जिसके बोलने पर मुख कम खुलता है, ई और उ आ गया। इसी प्रकार से नंबर 2 में यह आ गया अर्ध समवृत्त स्वर। उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, जिसके उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, जैसे ए ओ, ई ए ओ, यानी बोलने में अंतर है। यह आ गया समवृत्त और यह आ गया अर्ध समवृत्त स्वर। अर्ध समवृत्त में आ गया उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, ए और ओ। हाँ, ए और ओ, हम इसको ऐसे भी याद करते हैं ओए। ओए जो जिसका उच्चारण होता है वो हो गया अर्ध स्वर के अंदर है। हाँ, और ये जिसके अंदर कम मुंह खुले, उई, यानी अगर हम कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, समवृत्त में आ गया ई बोल दो चाहे उई है, जिसके अंदर यानी मुख कम खुलता है। और अर्ध समवृत्त जो स्वर है जिनके उच्चारण में जो मुख है वह अधिक खुलता है, ओए है, यानी इनमें समय इससे अधिक लगता है। उच्चारण में मुख जो मुखाकृति के आधार पर इनको बांटा गया है, इसलिए मुख ज्यादा खुलता है, इसलिए ये इनका नाम दिया गया है अर्ध समवृत्त स्वर दिया गया है। इसी प्रकार से 3 नंबर वाले का नाम होता है विवृत स्वर। समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विवृत। अब विवृत में क्या होता है? मुख अधिक खुलता है। मुख अधिक खुले, जैसे आ में मुंह ज्यादा खुला है, ए ओ इसमें भी अधिक खुला है उच्चारण में,
और ई ई उ उ इसमें मुंह कम खुलता है, जिसमें मुंह कम खुले समवृत, जिसमें उससे ज्यादा खुले वो अर्ध समवृत, और जिसमें उससे भी ज्यादा खुले वो हो गया विपरीत, जैसे आ। और अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत स्वर वह है मुख विपरीत से कम और अर्ध समवृत से अधिक खुले, जैसे ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये आ गए किसमें, ये आ गए अपने अर्ध विपरीत स्वर के माध्यम से आ गए। तो एक बार दोबारा पुनरावृत्ति करते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर देखो, समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं कोमल तालु की स्थिति के आधार पर। कोमल तालु की स्थिति के आधार पर अब देखो इनका उच्चारण, इनका एक का नाम होता है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक, अनु पीछे, अनु उपसर्ग है, अनु का मतलब होता है पीछे, नासिक यानी नाक के, जिसके बोलने में मुख और नाक की सहायता ली जाए, यानी मुख और नाक से जो उच्चरित होते हैं वो स्वर क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अंधेरा, अधेरा नहीं बोलते इसको, अधेरा नहीं बोल करके इसको बोलते हैं अंधेरा। आंख, ईंट, ऊंट, यानी जिसके बोलने में मुख के साथ साथ में नाक का सहारा लिया जाता है। आपने देखा अगर मुख के साथ में नाक का सहारा नहीं लिया जाता, जैसे हमारे क्लास में बच्ची थी उसका नाम था चंचल, तो वो बोलती थी कि सर मेरे दादी जी है वो इसका सारा नाक का सहारा नहीं लेते हैं, तो मेरे को चंचल नहीं कहते, मेरे को कहते हैं चल चल। तो यानी इसमें बोलने में अंतर हो गया, क्योंकि अनुनासिक है, अनु यानी पीछे, नासिक यानी नाक के, यानी जिसको बोलने में नाक की सहायता ली जाती है वो हो गया अनुनासिक। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट में हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। हाँ, जो अनुनासिक है उसमें जैसे क, च, ट, त और प, इसमें हम देखते हैं इनका जो पंचम अक्षर होता है वही इनका अनुनासिक होता है। जैसे इसमें लिख दिया, जैसे लिखते हैं दिनांक, ये दिनांक हो गया। इसी प्रकार से इसका पंचम अक्षर हो गया जैसे चंचल, इसी प्रकार से इसका हो गया जैसे ठंडा, इसी प्रकार से इसका हो गया जैसे तंतु, इसी प्रकार से जैसे इसका हो गया पंप। इसी प्रकार कैसे लेकर के पै तक जो 25 जो अक्षर है ये उनके ये अनुनासिक इसके होते हैं। इनको पाठनों पर। हाँ, तो हम जो शुरुआत की थी हमने वर्ण से, वर्ण में से ये दो के स्वर निकले, नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हमने स्वर को बांटा, स्वर को बांटा हमने रीश्व स्वर, दीर्घ स्वर और इसी में आया गया प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर इसको अलग अलग बांटा। इसी प्रकार से जो व्यंजन है, नंबर 1 जिसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसको बोलने पर जो मुंह में दांतों के, जीभ के, कंठ के, तालु के, मूर्धा के जो स्पर्श होते हैं, ये आ गए 25 क, च, ट, त और पै, बराबर ये 25 है जिनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं स्पर्श होते हैं। इसी प्रकार से नंबर दूसरे में आ गया जिसका नाम है अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है जो अंदर से बोले जाते हैं, जिनकी ध्वनि अंदर से निकले, जैसे ये, र, ल और वै। और इसमें एक विशेष बात यह है कि जहां अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं वहां अर्ध से का इकारांत नष्ट हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर स्वर, मैंने यहां पर लिख दिया स्टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको बोला हमने स्वर, इसको बोला स्टूल,
इसको स्टूल क्यों बोला कि इसके सामने अंतस्थ व्यंजन नहीं है, और इसलिए जो अर्ध से अगर शुरू में आता है तो उसमें ई मिश्रित बोला जाता है। जैसे स्टूल आ गया, जैसे स्कूल आ गया, जैसे स्मारक आ गया है, जैसे स्नान आ गया, इसको स्नान नहीं बोलते, स्नान। इसी प्रकार से जैसे स्कूटर आ गया, यानी इसको बोलने पर इनमें सब में इकारांत मिश्रित है, लेकिन यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आने के कारण इसको हम इसको बोलते हैं स्वर। इसको ईश्वर न बोल करके इसको हम बोलते हैं स्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्पर्श व्यंजन आ गए क च ट त क 25। इसी प्रकार से अंतस्थ आ गए ये रे ल व। इसी प्रकार से नंबर तीसरे में आ गए ऊष्म। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जो जिनके बोलने पर मुंह से गर्म भाप निकले, उनको बोलते हैं ऊष्म। उनमें आ जाते हैं स और है। इनको तीनों को हम ऊष्म बोलते हैं। तो इसी प्रकार से वर्ण, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण। वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वरों के हमने भेद देखे रीस्व, दीर्घ और प्लुत, और इनको मुखाकृति के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर हमने अलग अलग इनको बांटा। तो अब व्यंजन स्पर्श कहां कहां होते हैं, इनका इस टेबल में से जरूर हर किसी जो भी एग्जाम है वो किसी भी एग्जाम में से यहां पर जरूर आता है। तो देखिए अब हम इनका विवरण देखते हैं। लीजिए अब स्पर्श कैसे होते हैं। अब एक ये टेबल है, इस टेबल को, ये टेबल अगर याद हो गई तो ऐसे मानो हर किसी एग्जाम में यहां से जरूर ही प्रश्न पूछा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन, अब देखो स्पर्श कैसे कैसे होते हैं। नंबर 1 में देखते हैं हम कंठ। कंठ से जो उच्चारण जिनका होता है, कंठ, इनको कंठे भी बोलते हैं। कंठ से उच्चारण होता है जिसके अंदर एक तो आ गया क वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग ग ड आ गई, क वर्ग आ गया। एक आ गया ए आ, एक आ गया विसर्ग और एक आ गया है। चलो जी याद ही हो गई, क वर्ग ए आ विसर्ग है। दोबारा देखो, क वर्ग ए आ और विसर्ग, ये इनका उच्चारण होता है कंठ से। इनको इसलिए इनको बोलते हैं कंठे वर्ण बोलते हैं। चलो जी याद हुआ। नंबर दूसरे में देखो कंठ, बाद में आ गया तालु। तालु से उच्चारण जिसका होता है, हाँ मैंने इसी प्रकार से जैसे अपने जो अल्फाबेट जो बारकड़ी जिस प्रकार से लिखी जाती है ना, उसी प्रकार से हम याद करेंगे। क के बाद में आ गया च वर्ग और ए के बाद में आ गया ई ये और से। चलो जी याद ही हो गया। कंठ में क वर्ग ए आ विसर्ग है, हाँ ये याद हो गया। दूसरे नंबर में देखो तालु। तालु में देखो च वर्ग ई ये और से। अब लीजिए ये जो स है, बहुत सारे बोलते हैं इसको संक्रियाओं से, संक्रियाओं से नहीं, ये इस से को बोलते हैं तालव्य से। ये से कौन सा हो गया, तालव्य से हो गया। लीजिए तो कंठ में याद हो गई हमारे क वर्ग ए आ विसर्ग है, क वर्ग ए आ विसर्ग है। लीजिए याद हो गई। नंबर दूसरे में तालव्य में देखो च वर्ग ई ये और से। मुझे विश्वास है जरूर याद होगा। च वर्ग ई ये से। लीजिए इसको घुमाओ एक बार, फिर से घुमाओ। तालव्य कौन सा है, च वर्ग ई ये और से। चलो चले आगे। नंबर तीसरे में कंठ, तालु और हो गया मूर्धा। मूर्धा जिसको मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से, तालु और दांतों के बीच में जो खालिस्तान है उसको बोलते हैं मूर्धा। अब देखो वहां जाकर के हमारी जीवा टकराती है। लीजिए इसमें आ गया ट वर्ग री रे और ये से। लो जी, अब ये षटकोण वाला से नहीं है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य से। लीजिए ये कौन सा, तालव्य से और ये मूर्धन्य से।
लो याद ही हो गया, ट वर्ग री रे से, ट वर्ग री रे से, ट वर्ग री रे से। लो कंठ में क वर्ग ए आ विसर्ग है, दूसरे में तालव्य में च वर्ग ई ये से। इसी प्रकार से मुर्दा में ट वर्ग री रे से। लो हो गया यार, चलो आगे। लो जी कंठ तालो मुर्दा और ये हो गया दंते। लो जी जिनको बोलने में दांतों की सहायता ली जाए। लो जी क्या हुआ, तय, तय वर्ग, तय वर्ग आ गया, ए आ ई उ री, और यहां पर आ गया आपका री, री आ गया, ये रे, री आ गया, ल आ गया, ये से आ गया। लो जी ये से का भी हमें मालूम चल गया, ये से है तालव्य से, ये आ गया मूर्धन्य से, और ये आ गया दंते से। लो दंते में कौन कौन से आ गए, तय वर्ग द्री लय से, तय वर्ग द्री लय से। मेरे हिसाब से याद हो गया। ये टेबल जिनके याद हो गई, किसी भी एग्जाम में जो हिंदी से संबंध रखता है वहां पर इस टेबल में से जरूर आता है, निम्नांकित का उच्चारण स्थान बताओ। लीजिए हो गया कंठ तालु मूर्धा दंते, और उसी हिसाब से मैंने बारखड़ी के हिसाब से ही जो अपने अल्फाबेट के हिसाब से जैसे क च ट त प, उसी आधार पर इसको रखने की कोशिश की है कि हमारे दिमाग में बस ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़े। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। इसी प्रकार से दंत 1 2 3 4 और ये नंबर 5 कंठ तालु मुर्दा, कंठ तालु मुर्दा दंते, और यह आ गया ओष्ठ, जिनको बोलने में होठों की सहायता ली जाती है। अब देखो होठों की सहायता कैसे, हाँ प वर्ग, प वर्ग, और यहां पर उ, लो जी प वर्ग उ, यानी इनको बोलने में होठों की सहायता, होठों की सहायता के बिना इनको बोल नहीं सकते, इसलिए इनको ओष्ठ्य व्यंजन भी बोलते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन। लीजिए हुआ कंठ तालु मुर्दा दंते और ओष्ठ्य, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ्य और ओष्ठ्य, प वर्ग उ हो गया। इसी प्रकार से चलो जी अब इनका मिश्रित रूप बनाते हैं छठे नंबर में। हाँ ये जो जैसे मैंने बताया था, इनका जो पंचम वर्ण, जो पंचम में इनका जो अक्षर होता है वही इनका अनुनासिक होता है। हाँ तो अगला आ गया जिसको बोलते हैं नासिके, जिसको बोलने में नाक की सहायता ली जाए, नासिक। नासिक में अब क का क्या हो गया, न और मैं, ये हो गए नासिके व्यंजन हो गए, इनको बोलते हैं नासिके व्यंजन। यानी ये पंचम वर्ण हो गए इसके, जहां पर ये पंचम वर्ण होते हैं ये। और पहले आपने देखा होगा जो संस्कृत में जो मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत हिंदी की जो जननी है, उसमें देखा होगा हमने ऐसा ही लिखा हुआ देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं शंकर, तो शंकर को ऐसे लिखते हैं, है ना। जैसे लिखते हैं हम चंचल, तो इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। यानी इसी का पंचम जो वर्ण है वो इसमें काम में लिया जाता है। लीजिए स्पर्श, कंठ तालु मुर्दा दंते ओष्ठ्य और नासिके। मैं मानू कि यानी इतना याद हुआ होगा। एक बार कंठ को वापिस देखो, कंठ की ध्वनि कहां से निकलती, जिनकी ध्वनि कंठों से निकले, क वर्ण ए आ विसर्ग और है। इसी प्रकार से तालव्य जिसकी ध्वनि तालु से निकले, च वर्ग ई यस है, इनकी ध्वनि निकलती है तालु से। मुर्दा ट वर्ग री र से, हुआ क्लियर। दंत त वर्ग री ल से। इसी प्रकार से ओष्ठ प वर्ग उ, यानी इनकी जो इनका स्पर्श कहां होता है, होठों से होता है। इसी प्रकार से नासिक, जो जिनको बोलने में नाक की सहायता लेनी पड़ती है। अब लीजिए नंबर 7 में कंठ तालु, जिनको बोलने में कंठ और तालु दोनों की सहायता ली जाती है, वो देखो कौन से हैं। कंठ तालु वो हो गए ए और आई,
ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो हो गया कंठ और तालु। इस प्रकार से नंबर 8 कंठौष्ठ। अब यहां पर इन दोनों में कंफ्यूज होता है, कंठ तालु कौन सा है, कंठौष्ठ कौन सा है। अब देखो यहां पर कंठौ कंठौ यानी इसमें ओ की ध्वनि आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ और औ हो जाएगा, कंठोष्ठ। अब लीजिए एक आता है, ये बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है दंतौष्ठ, जिनको बोलने में दांत और होठों की दोनों की सहायता ली जाती है, और वो हो गया वह। और वर्तमान में इसको भी काम में लिया जाता है इस जगह, वह और फेंको, लेकिन मूल रूप से यह है वह, जो है वह का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ। तो मुझे पूर्ण आशा है, एक बार इस टेबल को वापस देखेंगे हम। स्पर्श कहां से होता है, देखो कंठ, कंठ में क्या हो गया, क वर्ग ए आ विसर्ग है, क वर्ग ए आ विसर्ग है, मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। नंबर दूसरे में कंठ तालु, तालु से ध्वनि निकलती है, च वर्ग ई य और स, य और स, ये इनकी ध्वनि निकलती है, इनका जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। इसी प्रकार से मुर्दा यानी तालु के और दांतों के जो बीच का स्थान है उसको बोलते हैं मुर्दा। अब देखो ये ट ट ठ ट, ये इनका जो ध्वनि जो जाकर के टकराता है, इसको इस स्थान को बोलते हैं मूर्धन्य। और इसमें आ गया ट वर्ग री और र और स आ गया। इसी प्रकार से जो दंत, जिनको बोलने में दंतों की सहायता ली जाती है, त वर्ग री ल स। इसी प्रकार से जिसको बोलने में होठों की सहायता, यानी ये जाकर के होठों को स्पर्श हो, प वर्ग उ और उ। इसी प्रकार से नासिके कौन से होते हैं, न और मैं, इनका ये जो स्पर्श होते हैं, इनमें इनको बोलने में नाक और मुंह यानी नाक की सहायता, नासिके जिसको बोलने में नाक की सहायता ली जाए। कंठ तालु ए और ऐ। इसी प्रकार से कंठोष्ठ ओ और औ हो गया। इसी प्रकार से दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आता है वह, और वर्तमान में इसको भी काम में लेने लगे, किसको, फै को। लीजिए इसी प्रकार लीजिए कंठोष्ठ में ओ औ आ गया, दंतोष्ठ में वह आ गया। इसी प्रकार से एक ये नाम आता है जीवा मूल्य। जीवा मूल्य के अंदर लेते हैं काम में क ख ग और अरबी, जो अरबी फारसी के हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग स्थानों पर स्पर्श होते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा है। देखिए एक बार इसको पुनरावृत्ति करके इस टेबल को जरूर आपको देखना है, और टेबल याद होने में बस लीजिए इसको क ख लगड़े ये याद है, क च ट त पर इस प्रकार से मिलाइए, और पांचवें में नासिके कर दीजिए, और कंठ तालु कंठोष्ठ याद। यहां पर देखो ये बात गौर करनी है, कंठ तालु ए ऐ, कंठौ औ ओ औ, जहां पर ये इसका ओकारांत जो वहां पर बोला जा रहा है, ये हो गया ओ औ। और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ के अंदर आ गया आपका वह, और इसको फै को भी वर्तमान में काम में लेते हैं। अगर वह और फै दोनों आता है, अकेला वह नहीं आए और फै साथ में आ जाए, तो इसको ही हम सही मानेंगे। इसी प्रकार से जीवा मूल्य, जीवा मूल्य जो व्यंजन है क ख ग, और जो अरबी फारसी के, इनको बोलते हैं जीवा मूल्य। इस प्रकार से मुझे पूर्ण आशा है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि हम जिस प्रकार से ये शुरुआत की है, उसी प्रकार से अंत तक जो हिंदी व्याकरण का जो पूर्ण कोर्स है, ये व्याकरण से लेकर के काव्य शास्त्र से लेकर के, और जो बुक्स है 9th 10th 11th 12th की, वो भी हम पूर्ण करेंगे। इसी आशा के साथ में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।